नमस्कार। अभी हम स्वयं सहायता समूह के बारे में और स्वयं सहायता समूह की द्वारा बनाए गए संगठनों की जो संचालन या प्रबंधन के बारे में बहुत सारा वीडियोस में हम सीख रहा है और जितना जानकारी चाहिए उतना जानकारी शायद हम आपको दे रहा है। इस परंपरा में आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे सामाजिक समावेशन। शायद आप सुना होगा सोशल इंक्लूजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि सामाजिक समावेशन, यानी कि NRLM की दौरान यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दौरान हर गांव स्तर पर ग्रामीण इलाका में हर गांव में सामाजिक समावेशन की मुद्दे को लेके बहुत सारा चर्चा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके की जो वंचित समुदाय की लोगों को जल्दी से जल्दी समूह में लाना, उन लोगों को जितना हो सकता है उतना मदद परियोजना के दौरान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अलग अलग तरीके की समस्या को झेल रहा है। इसीलिए उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए NRLM काम करना चाहिए। इसीलिए NRLM मिशन या SRLMs हर गांव में सामाजिक समावेशन का बात को लेके बहुत सारा चर्चा कर रहा है। शायद आप भी सुना होगा जी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपकी ग्राम संगठन या गांव के अंदर जो वंचित समुदाय का यानी कि अलग अलग तरीके की समस्या से जो झेल रहा है उस तरह के परिवारों को समूह में लाना है। हाँ, समूह में लाना है तो हमें इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था स्वयं सहायता समूह को लेके। स्वयं सहायता समूह का जो कैसे बनता है, गठन करने में ध्यान देने वाला बात क्या है, उसका चलाने का नियम क्या है, उसमें क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, कौन क्या काम करेगा, बैठक कैसा चलेगा, ये आदि विषय के बारे में हम बहुत कुछ चर्चा किया है। लेकिन अगर सभी समस्या से सभी तरह की समस्याओं से झेलने वाले परिवारों को अगर हम समूह में लाना है तो शायद जनरल समूह जो जिसके बारे में हम बात किए हैं उसमें सभी लोगों को जोड़ना मुश्किल है। इसीलिए NRLM ये कह रहा है कि अगर चाहिए तो अलग अलग तरीके की समूह भी बनाइए करके बता रहा है। अलग अलग तरीके की समूह मतलब स्पेशल इंस्टीट्यूशंस फॉर द वल्नरेबल पीपल, यानी कि असहाय, निस्सहाय और वंचित समुदाय और अलग अलग समस्याओं से झेलने वाले परिवारों को जोड़ने के लिए अगर जनरल समूह में वो लोग की आने का योग्यता की कुछ कमी है, कुछ समस्या है, तो आप भले अलग तरीके की समूह भी बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 100% ऐसी परिवारों को जोड़ना चाहिए, समस्याओं से ग्रसित परिवारों को जोड़ना चाहिए। उस परंपरा में आप सुने होगा 3 तरह की समूह, जनरल समूह की अलावा 3 तरह की समूह का नाम आप सुना होगा। एक है वरिष्ठ नागरिकों का समूह, यानी कि एल्डरली पर्सन्स के लिए बनाए गए समूह, इसको ESHG बोलते हैं, ESHG, एल्डरली SHG। और दूसरा भी आप सुना होगा दिव्यांग लोगों के लिए समूह, यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उन लोगों को हिंदी में बोलते हैं दिव्यांग लोगों के लिए बनाने वाले समूह, वो दूसरी है। और तीसरा विशेष स्थिति में यानी कि परिस्थितियों में चुनौती वाला इलाका में रहने वाले हमारा आदिवासी भाई बहन लोगों को जोड़ने के लिए PVTG समूह बोला जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसे कहते हैं। इससे पहले उन लोगों को मतलब PTG बोलते थे, PTG को ना अभी PVTG बोल रहे हैं। मतलब ये 3 तरह की समूह, अगर चाहिए तो और नया तरह की समूह भी आप बना सकते हैं। ट्रांसजेंडर को भी आप समूह में लाना पड़ता है, अगर लाना है तो आप उस ट्रांसजेंडर के लिए भी एक अलग समूह बना सकते हैं। इस चीज़ों को हम बोल सकते हैं स्पेशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि प्रत्येक समूह। इस परंपरा में आज अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे जल्दी से जल्दी इस वीडियो में, ये है एल्डरली SHG के बारे में। एल्डरली SHG यानी कि वरिष्ठ लोगों को के लिए बनाए गए समूह, इसके बारे में इस वीडियो में हम अभी आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। ये सामाजिक जो इंक्लूजन यानी कि समावेशन में पहला हम ले लेंगे एल्डरली पर्सन्स। एल्डरली पर्सन्स मतलब ये लोगों को हिंदी में कहते हैं बुजुर्ग लोग,
लेकिन इन लोगों को वरिष्ठ नागरिक बोलना अच्छा लगता है। ठीक है, बुजुर्ग लोग या वरिष्ठ नागरिक, ये दोनों भी एक बराबर शब्द है। इसीलिए ये वरिष्ठ नागरिकों का या बुजुर्ग व्यक्तियों का समूह के बारे में हम जानेंगे। ये बुजुर्ग लोगों को फिर समूह में लाने का क्या ज़रूरत है, ये समूह में लाने से उन लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है, ये समूह का गठन प्रक्रिया कैसा होता है, ये समूह में जुड़ने से उन लोगों को क्या क्या सेवाएं मिलता है, आदि विषय हम इस एपिसोड में बात करेंगे। ठीक है, एक बार हम नज़र डालेंगे। ठीक है, जनरल समूह में लोगों को हम इसीलिए जोड़ रहे हैं कि वो सब लोग गरीब लोग हैं, उनका गरीबी कम करने के लिए धीरे धीरे आजीविका से उन परिवारों को जोड़ के उसकी दौरान लोगों को आय प्राप्त करवा के वो आय की दौरान वो लोग गरीबी से बाहर आने की जो लक्ष्य के लिए हम जनरल समूह बना रहे हैं। फिर ये वरिष्ठ नागरिकों का, बुजुर्ग लोगों को क्या समस्या है, उन लोगों को गरीबी एक समस्या है, इन लोगों को क्या समस्या है, सो जिसके लिए काम करने का क्या मकसद है, इसीलिए हम एक बार नज़र डालते हैं। आप भी जानते होंगे, अगर थोड़ा 10-15 मिनट अगर आप सोचे तो आपको भी शायद ये पॉइंट्स हम जो यहाँ पे लिखे हैं वो आपको भी सोच में आते हैं। सोचिएगा और सुनिएगा। यहाँ पे बुजुर्ग लोगों का समस्या, ये 10 तरह की समस्या हम यहाँ पे लिखे हैं, शायद कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है 10 तरह की समस्या। क्या है? एक है गाली। तो जब बुढ़ापा आता है उन लोगों का जो सम्मान कम होता है, समाज में, परिवार में सम्मान कम होता है। मतलब जो जब यौवन में होता है, जब वो बढ़िया काम करता रहता है, उनका उम्र में रहता है, जो 55 साल की पहले से उनके लिए गांव में बहुत सारा अलग अलग तरीके की जो सम्मान रहता है, और घर में तो एकदम पुरुष प्रधान समाज है, अगर पुरुष है तो उनको बढ़िया सम्मान रहता है, और महिला है तो भी घर में वो पूरा उसी का हाथ से चलता है। इसीलिए फैमिली मैनेजमेंट पूरा उसी का हाथ से चलता है, महिला हो या पुरुष हो, जो सम्मान ज़्यादा रहता है। जब उसका धीरे धीरे उम्र बढ़ता रहता है, जो बुढ़ापा में जाता है, बुजुर्ग होता रहता है, उनको मतलब सम्मान कम होता है, और उनको अलग अलग तरीके की ए बूढ़ा ऐसा कहते हैं लोग, बूढ़े लोग ऐसा कहते हैं लोग, इसीलिए उनको सम्मान कम होता है। ठीक है, तो गाली भी मिलता है, ऊपर से गाली मिलता है उन लोगों को, ये बूढ़े आप क्या काम कर रहे हैं। मतलब जब वो उनका कंट्रीब्यूशन फैमिली में कम होता है, उनका रेस्पेक्ट जो है कम होता है, और उनको बोलने का तरीका में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। इसीलिए ये गाली मतलब बच्चों से लेके बड़े लोग और समाज में अलग अलग तरीके के लोग ये बुजुर्ग लोगों को बूढ़े जैसा कहते हैं, और अलग अलग तरीके से कहते से वो ऐसा कहने से उनको दर्द लगता है, उन लोगों को मतलब भारी पड़ता है उनका सोच में। इसीलिए गाली खाना एक रहता है। ये सभी से नहीं होता है, लेकिन अधिकतम लोगों के साथ ये हो रहा है, इसीलिए गाली एक समस्या है उन लोगों के लिए, बच्चों से लेके बड़े लोग तक उनको गाली देता है। दूसरा है उदासी, यानी कि बोर्डम बोला जाता है अंग्रेजी में। उन लोगों को थोड़ा कोई भी काम नहीं रहता है, अगर काम देता भी नहीं है, कहीं कहीं मतलब उन लोगों को काम ना रहने से भी उनको दिन भर सोचते रहते हैं। दिन भर सोच के अगर हाथ में कुछ काम है तो हमारा तन मन वो काम के ऊपर जाता है। अगर काम नहीं है तो बीमार पड़ गया, नहीं तो काम करने की लायक नहीं है, उनको कुछ काम देते नहीं है, और वो काम करने के लिए मौका भी नहीं रहता है। उस स्थिति में उनका मानसिक स्थिति उदास हो जाता है, उदास होके बैठता है, उनका एकदम बोर्डम में चला जाता है। ये भी एक समस्या है। हाँ, बिना कुछ करके खाली बैठना भी बड़ा समस्या है इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए। इसीलिए ये बोर्डम भी महिला या पुरुष के लिए जो बुजुर्ग अवस्था में ये एक समस्या है। तीसरा है आर्थिक असुरक्षा। देखिए आजकल आप देखा होगा बहुत सारा गाँवों में जब व्यक्ति का शादीशुदा होता है तब से लेके जो भी काम करता है घर परिवार को चलाने के लिए, बाद में बच्चे हो जाता है, बच्चों का पढ़ाई के लिए, बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, और घर बनाने के लिए, खेती खरीदने के लिए, नहीं तो कुछ व्यवसाय को अपनाने के लिए, और कुछ धंधा करने के लिए, और अलग अलग तरीके की जो काम के लिए महिला और पुरुष अपना खुद के बारे में भूल जाके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, कुछ आमदनी बढ़ाने के लिए, जमीन जायदाद बढ़ाने की सोच में, उस चक्कर में वो अपने बारे में सोचना बंद करते हैं। जैसा जैसा वो लोग भूल जाते हैं तो अपने लिए कुछ पैसा रखने के लिए
इसीलिए जितना कमाते हैं उतना बच्चों के लिए रखते हैं, उतना मतलब घर परिवार को बढ़ाने में रखते हैं, अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए रखते हैं। जैसा जैसा करते रहते हैं तो वो बिना सोचते हुए वो गरीबी में आ जाते हैं। इसीलिए उन लोगों के पास जब पैसा चाहिए तब हाथों में काम करने का शक्ति नहीं है, कमाने का शक्ति नहीं है। अभी जो कमाया गया पैसा दूसरों के हाथ में है, जो ज़मीन जायदाद दूसरों को दिया गया है, अभी बहू की ऊपर या बेटा के ऊपर या बेटी के ऊपर अभी डिपेंडेंट बन गए हैं, अभी हाथ में पैसा नहीं है। ये स्थिति जो है, अभी हॉस्पिटल जाना है तो बेटा को पूछना, नहीं तो बेटी को पूछना, नहीं तो बहू को पूछना। मतलब ये सोच जो आर्थिक असुरक्षित, मतलब अपनी नाम से कोई बैंक खाता नहीं है बहुत सारे लोगों को, और खाते में कुछ पैसा नहीं है, इसीलिए उनको जो भी लगे, अगर कुछ खाना चाहते हैं, खाने के लिए पैसा चाहिए कि किसको पूछना है, किसको पूछना है। अगर कुछ जगह जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, नहीं तो शहर जाना चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाता है। जो खाना चाहते हैं वो नहीं खा सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, जो पहनना चाहते हैं वो नहीं पहन सकते हैं, जो इलाज करवाना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भूल गया है अपने लिए कुछ पैसा रखने का। इसीलिए ये आर्थिक असुरक्षता जो उनकी दिमाग में आके अलग अलग तरीके की वो समस्या क्रिएट करता है, ये भी एक समस्या है बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अभी जो चौथा है स्वास्थ्य में विकलता। आपको पता है जैसे जैसा उम्र बढ़ता रहता है जो स्वास्थ्य घटता रहता है, हेल्थ जो है हेल्थ शरीर की स्थिति यानी कि स्वास्थ्य का स्थिति बहुत सारे लोगों के लिए ठीक नहीं रहता है। खास करके जो गरीब परिवार की जो बिलोंग करते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों को खाना सही से नहीं मिलता है, जो पानी पिया है वो भी शुद्ध पानी नहीं मिलता है, अलग अलग तरीके की परिस्थितियों से झेल के आए हैं। इसीलिए और सुबह से लेकर शाम तक मेहनत 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 करके वो लोग ज़िंदगी जिया है, इसीलिए उनकी अभी शक्ति एकदम कम होता है और इसीलिए उनका स्वास्थ्य का स्थिति घटता रहता है। और वो स्वास्थ्य की स्थिति घटने से उनका घुटने में दर्द, उनका हाइपरटेंशन, उनको डायबिटीज़ और अलग अलग तरीके की जो बीमारी आने लगता है, तो वो स्थिति पैदा होने से भी ये एक बड़ा समस्या जैसा दिखता है। वो समस्या से चिंतित होता है ये बुजुर्ग लोग यानी कि वरिष्ठ नागरिक। और एक डर, ये डर कैसा होता है? डर आपको पता है, ये लोग तो गांव में रहते हैं, अगर कोई किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो ये खबर इन लोगों को कान में पड़ता है तो इनको एकदम डर लगता है। क्या मैं भी मरने वाला हूँ? क्या मृत्यु मेरे पास भी आएगा? क्या वो मेरे से कम उम्र का व्यक्ति है, मतलब मैं भी मरने वाला हूँ? मतलब अगर कोई गिर गया होगा, किसी का पैर टूट गया होगा, किसी को कुछ हॉस्पिटल में शरीक किया गया, ऐसी कोई भी घटना अगर गांव में होता है, वो सुनने से इन लोगों में अपना उम्र को लेके, अपना शारीरिक स्थिति को लेके और कई सारे चीज़ों को की माध्यम से देख के सुन के वो लोगों में डर पैदा होता है। अभी बहू सही से खाना नहीं दे रहे, बेटा सही से उनको देखभाल नहीं कर रहे, बेटी कहीं दूर पे है, तो अलग अलग तरीके की जो स्थिति को दिमाग में रखते हुए एक अलग तरीके की डर पैदा होता है। ये डर भी उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी घटने में एक कारण हो सकता है। ये डर भी एक समस्या है ये बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, अभी हम आइसोलेशन, एकांतता मतलब उनको परिवार अलग कर देता है उनसे। मतलब आप देखिए, आपकी परिवार में भी होता है या शायद अलग आजू बाजू में भी होता है, आपका मोहल्ला में भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो बुजुर्ग लोगों से यानी कि वरिष्ठ नागरिकों से परिवार में भी ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, उनको ऐसा ही छोड़ देते हैं। उनके साथ बैठ के ना बच्चे बात करते नहीं हैं, ना बहू बात नहीं करते हैं, या बेटा नहीं बात करते हैं, अगर पत्नी है तो वो भी ज़्यादा बात ही नहीं करती हैं। तो मतलब अगर महिला है तो भी वही स्थिति है, पुरुष है तो भी वही स्थिति है। थोड़ा सा फर्क होता है, अगर पुरुष है तो थोड़ा इधर उधर जा सकता है, लेकिन महिला है तो वो भी नहीं जा सकती हैं, घर में ही सीमित होता है। देखो ये अवस्था जो है आइसोलेशन में जाता है, वो खुद से खुद बात करना पड़ता है। कोई बात करना के लिए भी कोई इनसे बात करना उनके लिए फ़ायदेमंद सोचता भी नहीं है आजकल अभी स्मार्टफोन का सिस्टम आने के बाद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिस्टम हर घर परिवार में आने के बाद सब घर की लोग ना टीवी देखने में हैं या मोबाइल चलाने में और अलग अलग तरीके की परेशानी में अपना अपना झेल रहा है। कोई एल्डरली पर्सन से यानी कि ये बुजुर्ग व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिकों से खुल के बात करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो खुद से खुद बात करना पड़ता है। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
ठीक है। इसीलिए ये एकांतता यानी कि आइसोलेशन भी ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समस्या है, ठीक है। और ये 7वां समस्या है वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियंत्रण खोना, यानी कि वो क्या होता है, कभी कभी उनको एक ही दम गुस्सा आ जाता है, एक ही दम डर पैदा होता है, मतलब अपने ऊपर आपको कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि अलग अलग समस्या दिमाग में काम करने की वजह से, डर की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, बोर्डम की उदासी की वजह से, कई अन्य विषय की वजह से उनका दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। वो प्रेशर की वजह से वो अपने ऊपर अपना नियंत्रण खो जाता है, जो आता है वो उसे बोल देता है, मतलब कब क्या होता है उनको पता नहीं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल, बातों के ऊपर या काम के ऊपर और कोई चीज़ के ऊपर कंट्रोल शायद नहीं रहता है, वो भी एक समस्या है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और उपेक्षा मतलब उनका मतलब जो घर में परिवार में वो उनको लेके कोई देखभाल करने वाला लोग नहीं रहता है, तो इसीलिए वो अपने आप को दूर कर देता है, दूर सोचता है। और निचला आत्मसम्मान मतलब वो सेल्फ एस्टीम, खुद को खुद सोचता है कि अरे मेरे तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं, मुझे कोई सम्मान देने वाला है ही नहीं। तो शायद बाहर के लोग ऐसा देखता है या परिवार का लोग ऐसा देख रहा है नहीं देख रहा है अलग बात है, लेकिन खुद की जो सेल्फ एस्टीम बोला जाता है, निचला आत्मसम्मान, खुद का खुद कम सोचते रहते हैं, मतलब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो व्यक्ति चले जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, वो भी एक समस्या है। और ओल्ड एज की तैयारी की अभाव, मतलब जो बुजुर्ग अवस्था की जो तैयारी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 95% लोग वो अपनी वृद्ध अवस्था के लिए पहले से तैयारी नहीं रखते। अगर खास करके गांव स्तर पर जाके देखा जाए तो अगर कोई सरकारी नौकरी वगैरह करके रिटायर हो चुका है, ऐसी लोग हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत उनको पेंशन वेंशन वगैरह मिलता रहता है, शायद वो लोग कुछ प्लान करता होगा इंश्योरेंस वगैरह। लेकिन ग्रामीण इलाका में देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपना बच्चों के लिए, अपना जो परिवार के लिए ही सोचते रहते हैं। सोचते उनका वृद्धावस्था आता है, वो अपनी जो वृद्धावस्था के लिए यानी कि बुजुर्ग अवस्था में जो उसको संभालने के लिए कोई तैयारी उन लोगों के पास नहीं रहता है, कोई योजना नहीं रहता है, वो बुजुर्ग अवस्था को कैसे हम संभालेंगे करके कोई प्लान नहीं है, विदाउट एनी प्लान। वो प्लान ना रहने से भी वो भी एक समस्या उन लोगों के लिए होता है। ऐसा अगर 10 तरह की समस्या हमें यहाँ पे बताया गया है, और कई सारे अलग अलग तरीके की समस्या ये वरिष्ठ यानी कि बुजुर्ग लोग झेल रहा है, महिला या पुरुष, ठीक है। तो हाँ, फिर हम ये बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं, ये सारे समस्या में हैं, लेकिन किसे कहते हैं? हमारा कानून के हिसाब से देखा जाए तो 55 साल से अधिक उम्र में रहने वाले महिला या पुरुष, 55 साल से अधिक उम्र की महिला या पुरुष जो भी हो, उन लोगों को हम वरिष्ठ नागरिक यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति बोल सकते हैं, ठीक है। अब इतना सारे समस्या में रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा मदद करने की एक इंस्टीट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है। कई सारे लोगों को हम गांव में देख रहा है, माता पिता को छोड़ के बच्चे अपना जीवन यापन में शहर में चले जा रहा है, और उनको बीमारी आने से कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनको खाना पीना के लिए कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है, अगर उनको मतलब स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसा गाँवों में ऐसी तरह की जो निराश्रित, जिसे डेस्टिट्यूट भी हम कह सकते हैं, उनको बाल बच्चे हैं, फिर भी सब लोग अपना अपना जिंदगी, अपना अपना जीवन यापन, अपना अपना जो जीवन में बढ़ोतरी, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर जो ज़्यादा का सोच रहा है, प्लान कर रहा है, इसीलिए वो लोग पलायन में चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी वृद्ध अवस्था में, बहुत सारे लोग गाँवों में आपको दिखाई दे रहा है। इनका समस्या बहुत बड़ा समस्या है, अलग अलग तरीके की समस्या है। तो अगर आप कोई ऐसी व्यक्ति से बैठ के सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कितना संघर्ष हो रहा है उनका दिमागों में, आप समझते हैं। इसीलिए ऐसी जो परिवारों को, ऐसी जो ओल्ड एज में जो रहने वाले लोगों को थोड़ा सहारा देने के लिए, थोड़ा सा उनको अच्छा जीवन यापन, जो अंत में जो एंड ऑफ दी उनका लाइफ में अच्छा जीवन यापन के लिए जितने साल वो जीते हैं, उतना साल वो सही से आत्मसम्मान से वो जीना चाहिए। इसीलिए NRLM ये कह रहा है कि इन लोगों की समस्या दूर करने के लिए एक जो
वृद्ध व्यक्ति, एक एक जो वृद्धावस्था में रहते हैं, वो महिला या पुरुष अपना समस्या अपना खुद दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को एक समूह बनाई है। वो समूह के दौरान उनका समस्याओं के ऊपर चर्चा करके कुछ न कुछ राय लेके सरकार या गैर सरकार या कोई CSR, कोई अलग अलग तरीके की जो संस्था के माध्यम से, या नहीं तो गांव में बने हुए जो SHG के माध्यम से, या ग्राम संगठन के माध्यम से, या क्लस्टर संगठन के माध्यम से, या सरकारी विभागों के माध्यम से उनकी समस्या सरकार तक पहुंचाएंगे। नहीं तो किसी भी व्यक्तिगत तौर पर सहायता हो या सामूहिक तौर पर सहायता हो, सहायता लेते हुए इसी तरह के परिवारों को एक सहायता करने के लिए ये एल्डरली SHG यानी कि वरिष्ठ नागरिकों का SHG कॉन्सेप्ट NRLM में बताया गया है। ठीक है, तो अभी ये योग्यता हमें बताया आपको 55 साल से ज़्यादा उम्र में रहने वाले हैं लोगों को, लेकिन पहले प्राथमिकता हम किसको देना चाहिए? ये ऐसी परिवारों को, हम वरिष्ठ नागरिकों का SHG बनाने के लिए। तो SEC से आपने सुना होगा तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हमारा जो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सन 2011 में एक जनगणना हुआ है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सन 2011 में हुआ है। उसका लिस्ट में 5 ऑटो इंक्लूसिव इंडिकेटर्स है, मतलब 5 तरह की जो परिवार है इंडिकेटर्स में, उसमें ऑटो इंक्लूसिव मतलब वो ऑटोमेटिकली उन लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। उसमें से कम एक अगर कोई परिवार में है, ऐसी परिवार की जो बुजुर्ग व्यक्ति को पहला प्राथमिकता देना चाहिए, और बाकी बुजुर्ग व्यक्ति को भी हम प्राथमिकता देना चाहिए। लेकिन पहला प्राथमिकता ACCC 2011 यानी कि सामाजिक आर्थिक जो जातिगत जनगणना सन 2011 के दौरान ऑटो इंक्लूजन लिस्ट में जो 5 तरह की जो परिस्थिति में रहने वाले परिवारों में से कम एक परिस्थिति में कोई परिवार है तो उनको प्राथमिकता दे के उनको पहला जोड़ना चाहिए। बाद में बाकी जो वरिष्ठ नागरिकों को जो चिन्हांकन किया गया है ग्राम संगठन के दौरान, या नहीं तो PIP के दौरान, नहीं तो कोई अन्य प्रक्रिया के दौरान, उनको भी जोड़ना चाहिए ये वरिष्ठ नागरिकों का समूह में। ठीक है, हाँ, ये अगर खास इन लोगों को अगर हम देखा जाए तो पूरे बुजुर्ग लोगों की यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को हम 3 टाइप्स में यानी कि 3 तरह में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला प्रकार देखा जाए तो सक्रिय यानी कि एक्टिव एल्डर्स बोला जाता है। उसका मतलब है 55 साल से अधिक उम्र में हैं, कहने के लिए बुजुर्ग है लेकिन एकदम फिट है, वो मोबिलिटी है, वो लोग अपना खुद का काम खुद कर लेते हैं और भी काम करने के लिए उन लोगों में क्षमता है। और ऐसी टाइप का व्यक्ति मतलब वो लोग किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है, खुद के काम खुद करने की लायक है, अगर कोई काम धंधा करने की भी लायक है, किसी के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी बुजुर्ग लोगों को हम बोलते हैं सक्रिय यानी कि एक्टिव एल्डर्स। दूसरी टाइप का हम देखा जाए तो सहायता प्रदान यानी कि इन लोगों को सपोर्टेड बोला जाता है, मतलब असिस्टेड बोला जाता है। मतलब इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। ये लोग भी इधर उधर फिरता है, अपना काम आपको कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों का सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। कंपैरेटिवली अगर पहला सक्रिय से देखा जाए तो इन लोगों का थोड़ा सा मदद की जरूरत है, एक्सटर्नल मदद का या परिवार का मदद का या कोई संस्था का मदद का जरूरत पड़ता है। लेकिन ये लोग भी कुछ काम करने के लिए भी लायक है। ये पूरा 100% ये डिपेंडेंट नहीं है, थोड़ा बहुत 5-10% ये लोगों का एक्सटर्नल सपोर्ट यानी कि बाहर की व्यक्ति या संस्था का सहायता का जरूरत पड़ता है। तीसरा है निराश्रित यानी कि डेस्टिट्यूट कहा जाता है। निराश्रित ये लोग मैंने आपको बोल दिया है, ये लोग बहुत सारा अलग अलग तरीके की दीर्घकालिक बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो या घुटने में दर्द हो या नहीं तो क्या बोलते हैं मधुमेह यानी कि शुगर डायबिटिक बोला जाता है। ऐसा अलग अलग तरीके की जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो आने वाले नहीं हैं, ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके की जो जॉइंट पेन्स बोला जाता है। तो ऐसी अलग अलग तरीके की जो छोटा मोटा जो बीमारी में रहते हैं और
उन लोगों को रहने के लिए भी रहने का भी समस्या है, खाने का भी समस्या है, और पैसे का भी समस्या है, स्वास्थ्य में भी समस्या है, और कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं निराश्रित, यानी कि डेस्टिट्यूट। ऐसा आपके गांव में जितने भी जो वरिष्ठ नागरिक है 55 साल की ऊपर की उम्र की, महिला या पुरुष, उन सभी लोगों का एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। वो लिस्ट तैयार करने के बाद ACCC जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सन 2011 की जो 5 ऑटो इंक्लूसिव लिस्ट में जो है, उन परिवारों को पहला प्राथमिकता देते हुए वरिष्ठ नागरिकों का समूह बनाइए, और बाद में जो आपने चिन्हांकन किया गया, पूरा आइडेंटिफिकेशन किया गया परिवारों वरिष्ठ नागरिकों का लिस्ट को 3 तरह बांटिए। उसमें से आपको एक्टिव एल्डर पर्सन्स का लिस्ट, जैसा मैंने बोला है, उनका एक अलग से बना दीजिए। दूसरा जो असिस्टेड यानी कि सहायता लेने की सहायता, थोड़ा बहुत सहायता की जरूरत पड़ता है, उनका एक लिस्ट बना दीजिए। और एकदम निराश्रित यानी कि जो डेस्टिट्यूट, उनका 3 तरह की जो लिस्ट आप बना दीजिए। और आइडेंटिफिकेशन का ऐसा पहचान ऐसा होना चाहिए, कौन सा घर में कहाँ, कौन सा मोहल्ला में, कौन सा गांव में कौन कौन है, ऐसा आपका गांव में पूरा इनका लिस्ट बन जाएगा। इनका लिस्ट बनने के बाद अब आप स्वयं सहायता समूह इन लोगों का बनाना चाहिए। हाँ, ये बनाने से पहले अभी हमारा गांव में बहुत सारे SHG बन चुके हैं NRLM के दौरान, नहीं तो बनने वाला है। अगर बन चुके हैं तो बहुत सारे महिला, इसमें पुरुष, शायद पुरुष, बहुत सारे पुरुष कोई SHG में सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारे SHGs, मेन SHGs बहुत कम है, बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ है नहीं, लेकिन होगा फिर बहुत कम है, उनका संख्या बहुत कम है। इसीलिए अधिकतम महिला जो 55 साल की उम्र के ऊपर की महिला भी समूह में शायद सदस्य होंगे, जो जनरल समूह में, वो जनरल समूह में, उन लोगों के लिए एक मौका हम देना चाहिए। अगर वो चाहते हैं, ये 55 साल की उम्र की ऊपर में एक वरिष्ठ नागरिक की जो लिस्ट में आते हैं, वो एक महिला, दूसरा एक जनरल समूह में सदस्य है, उनके लिए एक सीधा सा मौका है। क्या है? अगर वो अपना समूह में ही सदस्य बन के रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। उसको जबरदस्ती निकाल के आप वरिष्ठ नागरिकों का समूह में रहो बोल के हम मत करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो महिला इस समूह के बारे में सुन के, अगर मेरे जैसा लोगों का समस्या एक जैसा रहता है, अगर शायद मेरा समस्या वहाँ पे बेहतर चर्चा होता है, नहीं तो मुझे कोई सहायता बेहतर मिलता होगा करके इस समूह से बाहर आके, जो जिस समूह में सदस्य है उसमें से बाहर, अपने आप बाहर आके सेल्फ चॉइस, उनका खुद का चॉइस आके अगर वरिष्ठ नागरिकों का समूह में अगर जोड़ना चाहते तो वो उनको जोड़ सकते हैं। लेकिन दोनों में मेंबर नहीं रहना है। अगर उसमें कंटिन्यू होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। हाँ, उनको ये भी बताइएगा, अगर भले वो रेगुलर समूह में, जनरल समूह में सदस्य है, तो जितना फायदा आपको ये वरिष्ठ नागरिकों का समूह की दौरान मिलने वाला है, वो सारे फायदा जनरल समूह में मेंबर होने से भी मिल सकता है, मिलता भी है। ये बोलिए। फिर भी वो महिला ये स्पेशल समूह में आना चाहते हैं तो उनको आप दरवाजा खोलिए, उनको वो समूह में जोड़िए। आपको समझ गया होगा महिला के इसके बारे में पूरे। और कितना लोग रह सकते हैं इसमें से 10 से लेके 20 तक, अधिकतम जो 20 तक लोग इसमें जोड़ सकते हैं। इसके आप महिला को अलग भी बना सकते हैं, महिलाओं का समूह अलग बना सकते, पुरुषों का भी अलग बना सकते, नहीं तो आप मिला के भी, पुरुष और महिला को मिला के भी आप जॉइंट SHG, एल्डरली SHG में पुरुष और महिला दोनों भी रह सकते हैं। अगर आपको नंबर है, अगर वो अपना अपना अलग अलग रहना चाहते हैं, महिला अलग रहना चाहते हैं एक समूह में, पुरुष अलग रहना चाहते हैं, तो लेट देम, मतलब वो लोग अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। और जो जनरल नाम, एक ही गांव में रहने वाले बुजुर्गों को एक समूह में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर लोग कम है इसीलिए बाकी गांव से लेके आएंगे, ठीक है। इसमें से 1-2 नंबर कम है तो कोई चिंताजनक बात नहीं है। अगर आप देख लीजिएगा 10 से लेके 20 तक बीच में कितने भी हो सकता है। अगर 1-2 कम है तो 1-2 ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 से अधिक ना होना वो देखना चाहिए, ठीक है। तो वो है। और ये हमने 3 प्रकार की जो बुजुर्गों के बारे में हमने चर्चा किया है, और ये उन लोग की किन लोगों को हम जोड़ना है ये भी हमने चर्चा किया है। और इन लोगों को फिर ये समूह में जोड़ने से उनको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये फ़ायदा ये हो सकता है
उनका हक और अधिकार, इनको एक कानून है, ये एल्डरली पर्सन्स के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कानून के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास कुछ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट बोला जाता है, मतलब हक और अधिकार। ये हक और अधिकार क्या क्या होता है? अंत्योदय कार्ड, आप सुना होगा, अंत्योदय कार्ड इन लोगों को मिलना जरूरी है। अगर वो ना मिल गया तो ये समूह के दौरान दिलवाने के लिए प्रयास समूह करते हैं। और अन्नपूर्णा योजना जो बनाया गया है सो भारत सरकार के दौरान, ये अन्नपूर्णा योजना में भी इन लोगों को सदस्यता प्राप्ति करवाने में एसएचजी, ये स्पेशल एसएचजी काम करता है। और जो नेक्स्ट है, आपको पता है बहुत सारे जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का मतलब आरटीसी, रोड कारपोरेशन, हर स्टेट में अपना अपना आरटीसी है, रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का बसेस चलता है। उसमें ट्रैवल में कंसेशन जो है, कंसेशन पास इन लोगों को मिलवाते हैं और ट्रेन्स में भी इन लोगों को कंसेशन मिलवाने में मदद करते हैं। अगर ये लोग उड़ान मतलब संबंधित यानी कि एयर ट्रैवल करना है तो उसमें भी जो भी कंसेशन है वो कंसेशन दिलवाने में भी ये समूह इन लोगों को मदद करता है। और जो है MGNRE, जिसमें खास करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में भी ये बुजुर्ग लोगों के लिए स्पेशल प्राविधान है, उसमें भी इन लोगों को काम मिलता है। उसमें अगर उन लोगों को जॉब कार्ड ना मिलेगा तो जॉब कार्ड दिलवाते हैं, और उनको काम नहीं मिलेगा तो काम भी मिलवाने में और पैसे वगैरह इन चीज़ों में एक्सेस करवाने में भी MGNRE जैसे ये सहयोग एसएचजी से मिलता है। और कई सारे इंश्योरेंस योजना यानी कि बीमा, ये बीमा योजना से भी जोड़ने का काम ये सेवा एल्डरली एसएचजी के दौरान इन लोगों को मिलता है। और ये सेवा क्या करते हैं? ये तो हक और अधिकार है, ये सारे हक अधिकार दिलवाने में मदद करते हैं और पहुंचाने में मदद करते हैं। और ये समूह बनने के बाद जैसा इन लोगों को सेवा क्या क्या ये समूह दे सकता है? इन लोगों को डेस्टिट्यूट लोग हैं, अगर उन लोगों को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ऐसा एकदम उनका जो निराश्रित परिवार परिस्थिति में लोग हैं, उन लोगों को वृद्धाश्रम से जोड़ने का सहायता करते हैं, सेवा करते हैं ये एसएचजी, ये वृद्धाश्रम से। दूसरा, हॉस्पिटल में ये एल्डरली लोगों के लिए यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्पेशल वार्ड, सरकारी हॉस्पिटल के बाद मैं बोल रहा हूँ, सरकारी हॉस्पिटलों में तो वो एक स्पेशल वार्ड वहाँ पे रहना चाहिए, उसमें इन लोगों को दाखिल करने का, और अगर वो नहीं है तो उसको रखवाने का कोशिश भी यहाँ से होता है। और बहुत सारे सरकारी योजना ये वृद्ध लोगों के लिए या बुजुर्ग लोगों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए बनाए गए, वो सारे योजना के बारे में जानकारी इस सदस्यों को बारी बारी में बैठक में मिलता रहता है। और जिनको जिनको जो योजना की योग्यता होता है वो योग्यता अनुसार इस वरिष्ठ नागरिकों को अप्लाई करवाना, ये स्कीम से जोड़ना वगैरह वगैरह काम में मदद करते हैं ये समूह, ये भी एक सेवा है। और कई सारे आप देखा होगा परिवारों में बुजुर्गों के ऊपर बहुत सारा गाली हम सुनते हैं, मतलब परिवार में अलग अलग तरीके की जो समस्या रहता है, आप बेहतर जानते हैं, गांव में रहते हैं तो कार्यकर्ता होके काम करते हैं, तो ऐसी समस्या है तो बेटा से कुछ झगड़ा हुआ, नहीं तो बहू से कुछ झगड़ा हुआ, मतलब पत्नी से कुछ झगड़ा हुआ, अगर महिला है तो पति से झगड़ा हुआ, कोई भी महिला या पुरुष जो भी हो बुजुर्ग, उन लोगों को परिवार में, घर परिवार में कोई समस्या आ गया तो कभी कभी इन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को बाहर भेज देते हैं झगड़ा करके। अगर जमीन जायदाद को लेके भी बड़ा बड़ा मतलब केसेस होता रहता है, उस कभी कभी अदालत में भी जाना पड़ता है। अगर इस स्थिति में अगर अपना हक अधिकार के लिए अदालत में जाना या कानून तक जब पहुंचाने में भी इन लोगों को ये सपोर्ट ये समूह से मिलता है। ये समूह भी ऊपरी संस्था की सहायता लेके करते हैं, लेकिन समूह के द्वारा सदस्यों को मिलता है। और जैसा जैसा हमने बात किया, उन परिवारों में, जिस परिवार में जो वृद्ध लोग हैं यानी कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको लेके बहुत अलग अलग तरीके की जो काम हो रहा है, उस परिवार के लोगों को बुला के, जो पंचायत में बुला के, नहीं तो समूह में बुला के, वो परिवार परामर्श यानी कि फैमिली काउंसलिंग, ये बुजुर्गों को कैसे देखभाल करना, उनका ज़रूरत क्या होता है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका खाना पाने पीने के बारे में क्या है, ये वगैरह वगैरह चीज़ों को लेके परिवार के लोगों को काउंसलिंग भी करने का जो सेवा प्रदान करते हैं ये एसएचजी।
और ये पंचायती राज में अगर देखा जाए तो गांव में हमारा जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है, ग्राम पंचायत में भी ये बुजुर्ग लोगों की बारे में एक कमेटी बनवा के, अगर वो कमेटी के दौरान इन लोगों को समस्या के ऊपर काम करते हैं, अगर पंचायत में कुछ फंड भी अगर हो सकता है तो इन लोगों को थोड़ा सा बैठने का जो व्यवस्था हो, नहीं तो ये लोग थोड़ा सा आराम करने का लिए व्यवस्था हो, नहीं तो इन लोगों का हेल्थ कैंप्स लगा के जो डॉक्टर लोगों को बुला के इनका स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में हेल्प करने का हो, नहीं तो कोई डेस्टिट्यूट अगर व्यक्ति है तो कोई दूसरी विभाग से लिंक करने का, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरत को हिसाब से पंचायत जो की दौरान भी इन लोगों का सहायता करवाने में ये एसएचजी हेल्प करता है। और लोन्स भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो सक्रिय एक्टिव जो एल्डरली पर्सनस है, सक्रिय स्थिति में जो लोग हैं और जो सहायता प्रदान असिस्टेड लोग हैं, ये दोनों लोग कि उनका स्किल बढ़ाने में, मतलब वो लोग काम करने के लायक है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो काम करने के लायक है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो निर्भर सिर्फ तीसरी तरह का है। दो तरह के लोगों को तो थोड़ा बहुत पूंजी का जरूरत पड़ता है, हाँ वो पूंजी प्रदान करने में समूह सहायता करता है और बैंक में से लिंकेज दिलवाने में सहायता करता है, कोई अन्य संस्थाओं से जोड़ के इनका स्किल बिल्डिंग करने में सपोर्ट करता है और इन लोगों को कोई कारोबार करने में या व्यवसाय करने में ये समूह सहायता करता है। तो ऐसा इन लोगों का जो स्किल बिल्डिंग में काम करते हैं और जो उत्पादन होता है ये इन लोगों के द्वारा, उनका मार्केटिंग भी जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के दौरान, या तो ग्राम संगठन के दौरान, नहीं तो एक स्पेशल फेडरेशन के दौरान, या नहीं तो आजीविका मिशन के दौरान, या कोई अन्य डिपार्टमेंट की सहायता लेके जो एक कौशल विकास करने में और कुछ उत्पादन करने में और पूंजी दिलवाने में और उसको चीज़ों को मार्केटिंग करने में भी ये समूह हेल्प करता रहता है। और लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में, मतलब समस्या समाधान के बारे में, मतलब ये वृद्ध अवस्था में जो आने वाले अलग अलग तरीके की जो स्वास्थ्य संबंधित, मानसिक संबंधित, पैसे संबंधित और पारिवारिक संबंधित अलग अलग जो समस्याओं को लेके इन लोगों को अलग अलग तरीके की जो जागरूकता निरंतर करते रहते हैं और ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनका मोटिवेशन करते रहते हैं और उनका प्रेरणा देते रहते हैं और उन लोगों को बढ़िया सर्विस ये देते हैं, हम हैं आपके पीछे करके एक भरोसा। जब तक कोई भी इंसान को पीछे से एक भरोसा रहता है तो वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अगर कोई भरोसा नहीं रहता है कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता है। ये एसएचजी एक जाल जैसा काम करता है, एक नेट जैसा काम करता है। आप बूढ़े हो या बुजुर्ग हो या वरिष्ठ हो, ज़्यादा उम्र में हो, आप चिंता मत रहो। आपका परिवार सही से नहीं देख रहे, परिवार से बात करेंगे। आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, हॉस्पिटल से बात करेंगे। आपको कोई पेंशन नहीं आ रहे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आते हैं, नेशनल लेवल से जो आने वाले जो NSAP पेंशन से, अगर वो पेंशन नहीं आ रहे हम पंचायत से बात करेंगे। नहीं तो कुछ काम करना चाहते हैं उस काम के बारे में हम काम देख लीजिए। ऐसी तरह की एक सपोर्ट सिस्टम जैसा एसएचजी काम करता है, एल्डरली एसएचजी। ये अंतर है। अगर जनरल एसएचजी है तो ज़्यादातर वहाँ गरीबी उन्मूलन, अलग अलग जो आजीविका के बारे में वहाँ पे बात होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ बुजुर्ग लोग रहता है, इसीलिए बुजुर्गों का समस्या मुख्य मुद्दा बन के यहाँ पे चर्चा होता है। ठीक है, अगर तो कोई किसी को टॉयलेट नहीं है स्वच्छ भारत मिशन से, अगर किसी को घर नहीं है तो वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से, किसी को अन्नपूर्णा स्कीम में नाम नहीं है, अंत्योदय कार्ड नहीं है, देख लीजिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बुजुर्ग लोगों अपनी जो लास्ट फेस खुशी से जिंदगी जीने के लिए, अगर किसी भी समस्या से ग्रसित ना होने जैसा बचाने के लिए ये एसएचजी काम करता रहता है। हाँ, फिर ये एसएचजी क्या है, क्यों है, कैसे है, हमने सुना है, क्या सेवा मिलते हैं और क्या राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स मिलता है, किनको इसमें जोड़ना है, हमने सुना है। लेकिन इसमें थोड़ी ध्यान देने वाला बात, जो समूह बनाने वाले को ध्यान देने वाला बात, 2-3 चीज़ें हम बात करेंगे। इसमें क्या है, हाँ ये समूह बनाने में हमने आपको बता दिया
सेपरेट महिला का बना सकते, सेपरेट पुरुष का बना सकते, जॉइंट भी बना सकते। क्लियर। और उम्र 55 से ज़्यादा रहना चाहिए और 10 से लेके 20 तक संख्या भी रहना चाहिए। जैसा एक जनरल एसएचजी नाम अपना एक नाम रखते हैं, वैसा ये समूह भी अपना एक नाम रखना चाहिए। अपना नेता को चुनाव भी ये लोग भी चुनाव भी करना चाहिए और नज़दीकी बैंक में अकाउंट भी ये लोग खोलना चाहिए और ये लोग भी कुछ नियम पालन करना चाहिए, जैसा पंचसूत्र। पंचसूत्र में थोड़ा बहुत इन लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी, ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जनरल समूह को जितना नियम रहता है उतना नियम ये लोग को रखने का जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रिलैक्सेशन, किस किस चीज़ों में रिलैक्सेशन थोड़ा देना चाहिए, इन लोगों को थोड़ा सा मौका अलग से देना चाहिए, कि राहत देना चाहिए कि ये साप्ताहिक बैठक शायद नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं अपना मनपसंद, या महीने में एक बार कर सकते हैं। ये है एक रिलैक्सेशन। और ये लोग लंबा मीटिंग 3-4 घंटे का या 2-3 घंटे का नहीं कर पाते, शायद 1 घंटा या आधा घंटा बैठते, लेट देम, उन लोगों को मौका दे दीजिएगा, वैसा भी वो लोग कर सकते। ये लोग 10-15 रुपये से ज़्यादा बचत नहीं कर पाते, शायद करने दीजिए। जैसा बचत वहाँ पे तय होता है यहाँ पे भी वैसा ही बचत तय होना चाहिए। ठीक है। इसके बारे में अगर आपको बचत कैसा तय करना है अगर पता नहीं है तो आप हमारा अगले वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही बचत तय करना चाहिए। इस एसएचजी को भी रिवॉल्विंग फंड मिलता है, चक्रीय निधि 10,000 से 15,000 संख्या के हिसाब से इन लोगों को भी एक चक्रीय निधि मिलता है। और ये समूह को भी कुछ पुस्तक रहता है, या 2 या 3 पुस्तक, उसमें से मिनट्स बुक जरूर है, और दूसरा व्यक्तिगत पास पुस्तक, तीसरा लोन लेडजर, 4th है कैश बुक। ये 4 तो जरूर रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी मनपसंद और आपका जो नीति यानी कि पॉलिसी के हिसाब से अपना स्टेट में क्या हो रहा है उसका हिसाब से आप करिएगा, और इसका भी बुक कीपिंग होना चाहिए। ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी किस में है, बैठक की अवधि में और बैठक की एजेंडा में और जो पैसे की लेन देन में, यानी कि अगर कर्जा मतलब इसमें भी रिवॉल्विंग फंड मिलता है इसमें, या और इसको भी CAF मिलता है और इसको भी VRF मिलता है। VRF आप सुना होगा, अगर नहीं सुने तो हमारा अगला वीडियो देख लीजिएगा, जो स्पेशली हमने VRF के ऊपर बनाया है, जल्दी से जल्दी आपको उपलब्ध होगा। ठीक है। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड बोला जाता है VRF, उसमें से भी इन लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को पैसा मिलेगा, और बैंक से भी इन लोगों को जोड़ के बैंक लिंकेज भी इन लोगों को मिलेगा। ये लोग व्यक्तिगत तौर पर अपना आजीविका बढ़ाने का काम कर सकते हैं और सामूहिक तौर पर भी ये लोग जॉइंट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसका मतलब पैसे की जो प्रावधान है, जो हमारा जो NRLM मिशन से जो फंड मिलता है, वो फंड जितना जनरल एसएचजी को मिलता है उतना उसी तरह की जो फंड इन लोगों में RF मिलता है। बार बार बता रहा हूँ मैं, यानी कि चक्रीय निधि, CIF सामाजिक कोष राशि, या तीसरा वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड यानी कि सामाजिक आपदा कोष राशि, या चौथा जो है लाइवलीहुड फंड, कोई है तो लाइवलीहुड फंड भी मिलता है, और दूसरा जो है बैंक लिंकेज, जैसा जनरल समूह को मिलता है वैसा ये समूह को भी मिलता है। इसका खाता भी आप बैंक में बचत खाता खोलना जरूरी है। 2 या 3 लोगों को उसको निकासी और वो बैंक संचालन करने का मौका देना चाहिए, और मिनिमम 3-4 पुस्तक यानी कि व्यक्तिगत पास पुस्तक, कैश बुक और ये लोन लेडजर और दूसरा बैठक प्रस्ताव पुस्तक जरूर ये मेंटेन करना चाहिए। और इन लोगों को नियमों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए, ताकि RF देने में थोड़ा सा नियम, मतलब यानी कि एक ग्रेड अगर ना होने से भी B ग्रेड में है तो भी इनको देना चाहिए। इतना उदाहरण के लिए 15 बैठक के बाद अगर रेगुलर एसएचजी को आप चक्रीय निधि के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो इनको 10-12 मीटिंग के बाद भी आप दे सकते हैं। और ऐसा आप देख लीजिएगा, तो नियम को थोड़ा सा रिलैक्स करना, बैठक के बारे में और संचालन के बारे में, पुस्तक संचालन के बारे में और बचत के बारे में, ऋण के बारे में और ब्याज के बारे में इत्यादि, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जिसे कहते हैं और मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, इन 3 चीज़ों में, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और मैनेजमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में इन लोगों को आराम से आप जितना चाहिए उतना इन लोगों को रिलैक्सेशंस आप दे सकते हैं। तब भी ये समूह बहुत बढ़िया तरीका से चलता है। और वरिष्ठ नागरिकों को सपोर्ट करने के लिए ग्राम संगठन में एक सेपरेट कमेटी भी बन सकता है, एक उसको उपसमिति, वो उपसमिति के दौरान ये आगे बढ़ता रहता है, इनके ऊपर निगरानी होता रहता है। ये ग्राम संगठन के माध्यम से भी बहुत सारा लिंकेजेस इन लोगों को मिलता रहता है। ये है
ये एल्डरली एसएचजी की बारे में जानकारी। शायद आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप शुरू करिएगा आपका गांव में ये एल्डरली समूह का गठन प्रक्रिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।